नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के मार्केट के साथ। दोस्तों, आज मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तेजी के प्रतिशत को नोट करें तो 1.38% की तेजी थी। दोस्तों, तेजी के रीजन को डिस्कस करें तो आज फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक में जिस तरीका की गिरावट हो रही थी, आज गिरावट थोड़ा सा थमता हुआ नजर आया। हालांकि बहुत सारे स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया है। फिर भी अडानी इंटरप्राइजेज को देखें तो एक समय स्टॉक 35% तक गिर गया था, लेकिन फिर वहां से रिकवरी हुई और मात्र 2% गिरावट के साथ बंद हुआ। दोस्तों, यूएस में फेडरल रिजर्व का मीटिंग होने वाला था और मीटिंग का आउटकम आ चुका है। आप सभी को पता होगा शायद 25 बेसिस पॉइंट से मतलब 0.25% से इंटरेस्ट का रेट हाइक हो चुका है। दोस्तों, यूएस फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट के रेट को हाइक करता है तो इससे पूरा दुनिया पर असर पड़ता है। इस कारण हम यूएस के फेडरल रिजर्व के मीटिंग को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। अब दोस्तों, 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट का रेट हाइक हुआ है, लेकिन अगर इससे पहले देखें तो 50 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट का रेट हाइक हो रहा था। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो प्रतिशत है वो काफी स्लो डाउन हो चुका है और आने वाले समय में अभी यूएस फेडरल रिजर्व का कहना है कि इंटरेस्ट का रेट एक दो बार और हाइक हो सकता है। इन्फ्लेशन को 2% लाने का लक्ष्य है, तो उसको लाने के लिए अभी एक दो बार और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक होता है साइकिल। अभी देखिए, एक बार इन्फ्लेशन बहुत हाई था तो इंटरेस्ट का रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने का प्रतिशत कम हो चुका है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होने वाला है कि इंटरेस्ट का रेट बढ़ना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस होगा, इंटरेस्ट का रेट घटना स्टार्ट होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2024 के पहले क्वार्टर से स्टार्ट हो जाने वाला है। और जैसे ही इंटरेस्ट का रेट घटेगा वैसे ही मार्केट में आपको बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट घटने के बाद तेजी देखने को मिलेगी। जब मान लीजिए यूएस फेडरल का मीटिंग होता है और वहां पर इंटरेस्ट का रेट हाइक नहीं होता है, फिर भी आपको मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर सेक्टोरियल इंडाइसेस को देखेंगे तो आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। और अगर ऑटो सेक्टर में देखें तो ऑटो सेक्टर में भी तेजी थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, दोस्तों काफी समय से एफआईआई फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी में काफी सेलिंग कर रही थी। इसी के कारण जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है, बैंकिंग स्टॉक है, सब में गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा था। जबकि अगर रिजल्ट को देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, लगभग सभी कंपनियों का रिजल्ट काफी शानदार आया है। फिर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों, कोई कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी का स्टॉक गिर रहा है तो उस स्टॉक में रिस्क उतना ही कम होता जाता है। अभी जैसे बजाज फाइनेंस को हम लोग रेगुलर डिस्कस कर रहे थे कि बजाज फाइनेंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज बजाज फाइनेंस में आपको 5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है, जब स्टॉक में डिस्काउंट होता है तभी हमें बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। अदर सेक्टर में देखें तो पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक में ज्यादा तेजी है क्योंकि पीएसयू बैंक में गिरावट भी ज्यादा हुई थी। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीका से अडानी ग्रुप का स्टॉक गिर रहा था, मार्केट में एक फियर फैल गया था कि अडानी ग्रुप को जो भी कंपनी, जो भी बैंक लोन दी है वो डूब सकता है। जबकि ये बहुत रियलिटी से अलग बात है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी के कारण पीएसयू बैंक में अच्छी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही अडानी ग्रुप का स्टॉक गिरना कम हुआ है तो पीएसयू बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, एफआईआई के डेटा को देखें तो एफआईआई कंटिन्यूस सेलिंग करते जा रही है। आप देख सकते हैं 3 फरवरी को भी एफआईआई ने 932 करोड़ का सेल किया है। 2 फरवरी को भी देख सकते हैं 3000 करोड़ का सेलिंग हुआ है। लेकिन 1 फरवरी को एफआईआई ने 1785 करोड़ का बाइंग किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग 2 कंपनी को डिस्कस करेंगे जिनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पहली कंपनी है डिवीस लैब। अब दोस्तों, डिवीस लैब के क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट में आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट भी गिर चुका है, कंपनी का सेल्स भी गिर चुका है। अगर सेल्स को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2493 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी घटकर 1708 करोड़ का हो चुका है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें
तो 44% का था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो कि अभी घटकर 24% का हो चुका है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें, 902 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी घटकर 307 करोड़ का हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 66% के साथ घट चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गिरावट है। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जिस भी सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रेगुलेशंस होता है, वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होना चाहिए। जैसे कि फार्मा सेक्टर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डिवीस लैब खराब कंपनी है, बिल्कुल अच्छी कंपनी है, बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप बिंदास स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको फार्मा सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो का 7% से ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर जिस तरीका से रेगुलेटेड होता है, अपने अनुसार प्राइस हाइक नहीं कर पाते हैं और भी बहुत तरीका की बातें होती है। इसी के कारण फार्मा सेक्टर में ज्यादा वेटेज नहीं दी जाती है। अब दोस्तों डिवीस लैब के बारे में बात करें कि स्टॉक में क्या किया जाए, क्योंकि स्टॉक में जो गिरावट है काफी हेवी है। आज के दिन स्टॉक में 12% का गिरावट देखने को मिला है। अगर दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2750 रुपए के आसपास सपोर्ट है। उसके बाद देखने जाइएगा तो सपोर्ट 2500 रुपए पर मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऐसे हर 100 रुपीज के गैप में सपोर्ट अवेलेबल है, छोटा मोटा। लेकिन दोस्तों अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखें करेंट मार्केट प्राइस से, तो मुझे लगता है कि अब स्टॉक में रिस्क बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि स्टॉक में जितनी गिरावट होनी थी, जितनी पिटाई होनी थी, ऑलरेडी हो चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर स्टॉक गिरता भी है तो 2500 रुपए तक जा सकता है, लेकिन अपसाइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों जब भी कोई फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी ऊपर से काफी गिर जाता है तो उसमें रिस्क उतना ही कम होता जाता है। जितना स्टॉक गिरता है रिस्क उतना ही कम होता है। अब दोस्तों डिवीस लैब के हिस्ट्री को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में पहली बार गिरावट हुई है। इससे पहले भी स्टॉक में बड़ा बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा करेक्शन है, आपको पता नहीं चल रहा होगा। यहां पर देखिए कितना बड़ा करेक्शन है, लेकिन फिर से स्टॉक में रिकवरी होती है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर भी जाता है। अगर ऊपर से डिस्काउंट को देखेंगे तो एक समय स्टॉक 5600 रुपीज तक चले गया था और करेंट मार्केट प्राइस 2875 रुपीज है। तो ऊपर से ऑलमोस्ट आपको 50% का डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर 2750 रुपए से 2800 रुपए के आसपास मिलता है तो इस स्टॉक में आप डेफिनेटली फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और किसी को एवरेज डाउन भी करना है तो वो एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। स्टॉक में घबराने वाली कोई बात नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अगर फार्मा सेक्टर की इंडियन कंपनी में बात की जाए तो इस कंपनी से बेटर कोई भी कंपनी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चाहे आप डॉक्टर रेड्डी हो या फिर कोई भी ल्यूपिन हो या किसी भी अदर कंपनी से आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, चाहे प्रॉफिट का ग्रोथ हो, चाहे सेल्स का ग्रोथ हो या फिर चाहे रिटर्न हो, किसी भी मामले में डिवीस लैब आपको सबसे बेटर कंपनी नजर आएगी। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अब दोस्तों इस स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 7% की गिरावट देखने को मिली है। रीजन है कंपनी के Q3 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस कंपनी का भी रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अगर सेल्स को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 497 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी 489 करोड़ का है। तो सेल्स में ग्रोथ नहीं है, छोटा मोटा डिक्लाइन नजर आता है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें 22% का था, जो कि अभी 1% बढ़कर 23% हो चुका है। अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 58 करोड़ का था, जो कि अभी घटकर 54 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट घट चुका है, कंपनी का सेल्स भी घट चुका है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बोलूं तो फंडामेंटली आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगा। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको प्रीमियम पर नजर आएगा 64 का। कंपनी का आरओसी, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बेटर है। कंपनी के ऊपर कर्ज छोटा मोटा है और कंपनी के पास कैश रिजर्व काफी अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी डेट फ्री नजर आती है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट वही करिए जिनको रिस्क लेना है। देखिए दोस्तों फंडामेंटली आपको कोई रिस्क नजर नहीं आएगा, हर लिहाज से कंपनी बेटर नजर आएगी। सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में है, अदरवाइज कंपनी में कुछ भी कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले
फंडामेंटल्स के साथ साथ आने वाले समय में बिजनेस का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसको भी हमें देखने का कोशिश जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंपनी में रिस्क क्या है वो भी देखना पड़ता है। आने वाले समय में बिजनेस किस तरीका से ग्रो कर सकता है वो देखना होता है। साथ में कंपनी को कितना कंपटीशन मिल रहा है मार्केट में, कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो भी देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब दोस्तों इंडिया का जो डायग्नोसिस बिजनेस है ये काफी फ्रेगमेंटेड देखने को मिलेगा। हर जगह आपको लोकल डायग्नोस्टिक सेंटर देखने को मिलेगा। दूसरी बात है दोस्तों, टाटा 1mg ने लॉन्च कर दिया है अपना डायग्नोसिस बिजनेस और उनका कहना है वो बहुत ही सस्ते रेट में डायग्नोसिस प्रोवाइड करने वाले हैं। अब दोस्तों मार्केट में जब कोई बड़ा प्लेयर कंपटीशन में उतरता है जैसे टाटा जैसी बड़ी ग्रुप की कंपनी और वो बहुत ही सस्ता प्रोवाइड करती है डायग्नोसिस, तो ऐसे में क्या होता है जो अदर कंपनी है उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर काफी असर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात की जाए, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर लाल पैथ लैब के बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इतना कुछ हाई नहीं है जैसा कि ये डायग्नोसिस वाला बिजनेस है और टाटा 1mg से कंपनी को अच्छा टक्कर मिल रहा है, साथ ही लोकल प्लेयर से भी टक्कर मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए इस कंपनी में। अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो फंडामेंटली कंपनी इतनी वीक नहीं है, अच्छी है, ठीक ठाक कंपनी है, तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, उनको कंपनी बहुत ही पसंद है, तो 1700 रुपए के आसपास वो चाहें तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज आप देखें तो इस कंपनी में डॉक्टर सौरभ मुखर्जी का फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मार्सेलस फंड। सौरभ मुखर्जी को सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं और उनको कंपनी काफी पसंद है। अब दोस्तों किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, अगर उनका होराइजन बहुत लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो है डायग्नोसिस के बिजनेस में वो काफी अच्छा कर सकते हैं। कंपटीशन तो मिलेगा लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं वो मार्केट शेयर धीरे धीरे करके छीनते जाएंगे। तो ये आने वाले समय में हो सकता है लेकिन काफी वक्त लगेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का 3-4% तक वेटेज दे सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।